हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गतिमान टेक्निकल हब पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे। तो ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है आपको तो मालूम ही है। मैं हर बार वीडियो स्टार्ट होते ही बोलता हूँ कि फिटर थ्योरी को इस तरह से समझा जाए कि आपका कोई सा भी पॉइंट उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें डाउट हो आपको। अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, किसी भी टॉपिक में पूरी बुक के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें हैं। और जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा चलते रहें। हालांकि अभी तक आप पढ़ चुके होंगे काफ़ी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं टॉपिक वाइज कोर्स आपका बिल्कुल तरीके से हैं, सिस्टम से हर चीज़ को समझाते हुए पूरा करा सकूँ। तो मैं आपको लास्ट वीडियो यानी कल की वीडियो में मैंने जेनी कैलिपर पढ़ाया था आपको। इसे ऑडले कैलिपर कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। ये मृदु इस्पात का भी बना होता है, हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है। इसके पॉइंट्स को केस हार्डनिंग किया होता है हार्ड रखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो पॉइंट की लंबाई होती है 3 से 6 mm अंदर रहती है इसकी। और ये डिवाइडर की तरह एक टांग इसकी सीधी रहती है, दूसरी टांग मुड़ा रहता है, जो 3 से 6 mm अंदर की ओर मुड़ा रहता है। दोनों टांगें ऊपर की ओर चौड़त एवं पॉइंट की तरफ आते आते पतली हो जाती है। ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी थी। साथ ही साथ मैंने ये भी आपसे कहा था कि ये सीधे पॉइंट के अनुसार जेनी कैलिपर निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे। ठोस नोक जेनी कैलिपर, ठोस नोक यानी सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर, और दूसरा आपको बताया था समायोजित नोक जेनी कैलिपर यानी एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर। और आज हम चर्चा करेंगे इन दोनों पॉइंटों पर कि ये दोनों क्या होते हैं। तो आइए, तो आप आज के टॉपिक पे हम फोकस करते हैं। इसके बाद कुछ ज़रूरी बातें, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए अभी स्टडी की तरफ चलते हैं। ये आया आपका टॉपिक, ठीक। तो ये पहला पॉइंट आपको ठोस नोक जेनी कैलिपर है। तो ये क्या होता है देखिए, ठोस नोक जेनी कैलिपर इसकी कार्यकारी नोक यानी जिससे हम काम करते हैं, नोक लाइन खींचने का, एक तो मुड़ा हुआ रहता है अंदर की तरफ, है ना। वर्किंग पॉइंट उसे बोलते हैं जो अपन मार्किंग लाइन खींचने के काम करते हैं। तो कार्यकारी नोक सीधी टांग में बनी होती है। अब मुड़ी टांग में थोड़ी बनाएंगे, उसका तो सहारा लेते हैं हम जोब के किनारे का, ताकि समांतर रेखा खींची जा सके, है ना। तो इसकी कार्यकारी नोक सीधी टांग में बनी होती है, जो स्ट्रेट लेग होती है उसमें लगाया जाता है वो नोक को, या उसी नोक टांग में नोक को बनाया जाता है। अर्थात इसकी टांग एवं संपूर्ण बॉडी में कोई जोड़ नहीं होता। अब कहने का तात्पर्य है कि देखिए, ये कल मैंने आपको चित्र बनाया था, यहाँ से समझते हैं। आइए, ये है, ये देखिए, ये टांग। अब ये इसमें इस पैर के अंदर देखिए, चाहे इस पैर में देखिए, ये कार्यकारी पॉइंट है आपका, ये वाला। तो इसमें कोई जोड़ है क्या? नहीं है ना, ये एक ही धातु का बना हुआ है, स्ट्रेट है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई जोड़ नहीं होता। तो ये वाला जो कैलिपर आपका होता है ना, ये वाला ये होता है आपका ठोस नोक वाला। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का जोड़ नहीं है ना, किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ठोस नोक वाला बोलेंगे। और ये टांग देखिए, ऊपर से आते आते पतली हो गई नोक की तरफ, इसमें किसी तरह का कोई जोड़ नहीं है। तो क्या होता है कि इसकी टांग एवं संपूर्ण बॉडी में कोई जोड़ नहीं होता है। और ये इसका जो कार्यकारी पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट है, वो सीधी टांग में बना होता है। और मुड़ा हुआ टांग तो यहाँ ही, जो क्या है, जोब का सहारा लेता है, इस तरीके से जोब का सहारा लेता है और ये मार्किंग करता है। मैं अभी आपको आगे थोड़ा सा गाइड करूँगा, ठीक है। तो ये आपका ठोस वाला हो गया। और समायोजित वाला ये हो गया। इसमें क्या होता है कि इस स्क्रू की सहायता से इस पॉइंटर को इसके अंदर डाला जाता है। तो इस पॉइंटर को छोटा बड़ा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लंबा भी किया जा सकता है थोड़ा, और अंदर करके और छोटा भी किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार, इसलिए समायोजित कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोई जोड़ नहीं होता, यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए। ये अब आएगा आपका दूसरे नंबर का। ठोस वाले में सिर्फ उतना ही था। अब समायोजित नोक जेनी कैलिपर है, जो एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर है आपका। इसमें देखिए, इसकी कार्यकारी नोक को, है ना, कार्यकारी नोक को, वही जिसकी अभी हमने बात चर्चा की थी,
समायोजित किया जा सकता है यानी एडजस्ट किया जा सकता है। यह समायोजित करने योग्य नोक यानी पॉइंट सीधी टांग में लगे स्क्रू के छेद में खिसकती है। अभी आपको बताया था मैंने कि ज़रूरत के हिसाब से इसे आगे पीछे सरकाया जा सकता है और इस स्क्रू की सहायता से टाइट करके उसको स्थिर बना लिया जाता है ना। ये वही चीज़ है जिसे नट को कसकर टांग के साथ आवश्यक स्थिति में कसा जा सकता है। तो वही बातें हैं आपको जो लैंग्वेज के आधार पर बोली जा रही है, जो मैंने अभी आपको समझाया था चित्र में। इसे मध्य नोक जैनी कैलिपर भी कहा जाता है। अब देखिए आप, इसे मध्य नोक जैनी कैलिपर भी कहा जाता है। इसको आप याद रखना, मध्य नोक जैनी कैलिपर किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? समायोजित नोक जैनी कैलिपर्स को। ठीक है, समायोजित नोक जैनी कैलिपर को क्या कहा जाता है? मध्य नोक जैनी कैलिपर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ऐसे फैक्टर्स को जो मैं अंडरलाइन करा के आपको विशेष जोर देता हूँ, उसको आप एक छोटी सी अलग कॉपी और बनाना। साथ के साथ ही अभी जैसे आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो को आप देखोगे तो मैं तो अंडरलाइन कर ही रहा हूँ सब जगह पे, जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको छोटी कॉपी में तैयार करते चलो, तो इससे ये होगा कि जब तक हमारी थ्योरी ख़त्म होते होते में आपको कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन या 1000 ही क्वेश्चन मान के चलो, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आपकी एक कॉपी अलग तैयार हो जाएगी, जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। हैं, तो आइए आगे चलते हैं। अब इसकी कार्यविधि क्या होती है जैनी कैलिपर की? तो कार्यविधि को भी हमने यहाँ पे दर्शाया है। देखिए, जैनी कैलिपर का उपयोग मार्किंग करने के लिए गेज की तरह किया जाता है। अब हम जानते हैं इसका प्रयोग क्यों करते हैं? मार्किंग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये मार्किंग टूल्स है। तो जैनी कैलिपर का उपयोग मार्किंग करने के लिए गेज की तरह किया जाता है। इससे सही एवं सीधे किनारे के समांतर खास दूरी पर लाइन खींची जाती है। यानी सही एवं सीधे किनारे के समांतर खास दूरी पर लाइन खींची जाती है। कहने का ये तात्पर्य है कि आओ मैं थोड़ा सा आपको चित्र पे ले चलता हूँ। ये देखो, मैं आपके लिए ड्रॉ भी करता हूँ। ये हाथ से ड्रॉ किया हुआ है मेरा, समझाने के लिए। देखो, ये रहा आपका पहला स्टेटमेंट कि मार्किंग करने के लिए गेज की तरह करते हैं। इससे सही एवं सीधे किनारे के समांतर, ये रहा किनारा आपका, ये सही और सीधा किनारा है। यहाँ मुड़ी हुई टांग को हमने लगा दिया है, सेट कर दिया उधर। अब हम इस मुड़ी हुई टांग को खसकाएंगे जितना इसको खोला है। सपोज करो, मान लो ये दूरी मान के चलो, आप देखना ध्यान से अभी इधर है। मान लो ये दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो आप इसको जैसे जैसे उधर सरकाओगे तो ये दूरी कम तो होने वाली नहीं है। तो इस रेखा के, ये जो स्थिर रेखा है आपका किनारा है जो जॉब का, इसके समांतर ये वाली लाइन 3 सेंटीमीटर की खींचती ही चली जाएगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, वो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होगी। आंख बंद करके ईमानदारी से आप कैलिपर को आगे सरकाते चले जाओगे और समांतर रेखा ऐसे खींचती चली जाएगी, उसकी दूरी में ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ भी ये 3 ही रहेगा, यहाँ भी 3 ही सेंटीमीटर रहेगी, एकदम समांतर। इस लाइन के, ये जॉब के किनारे के समांतर ये वाली रेखा सीधी चली जाएगी। समांतर पढ़ा है ना आपने मैथ में, इस तरीके से दिखाते हैं। ये लाइन समांतर होती है। आयत ही पढ़ा था आपने, जैसे ये आयत है। लो अब मैं बताता हूँ। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है, और ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है। ऐसे ही इस किनारे के समांतर लाइन खींचती चली जाएगी। आया समझ में? तो आओ देखते हैं। अभी बहुत कुछ समझाना बाकी है आपको। हैं, तो कोई चीज़ समझ में नहीं आया ना इतना समझाने के बाद, तो भी कमेंट्स कर देना, मैं समझाऊंगा वापस। तो देखो, इससे सही एवं सीधे किनारे के समांतर खास दूरी पर, वही खास दूरी 3 सेंटीमीटर जो भी बताया आपको, लाइन खींची जाती है। इसके लिए जैनी कैलिपर्स को, अब मैंने ये विधि बता रखी है, जितना मैंने अभी बोला ना आपको, उसको मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है खाली। इसके लिए जैनी कैलिपर्स को आवश्यक माप के साथ स्टील रूल की सहायता से सेट कर लिया जाता है। अब जो मैंने अभी दूरी बताई थी कि ये 3 सेंटीमीटर है, वो तो आप स्टील रूल से ही पता करोगे ना। जैनी कैलिपर को उतना खोलोगे जितना स्टील रूल पे मापोगे। तो आपने 3 सेंटीमीटर की समांतर लाइन खींचनी थी आपको, तो आपने स्टील रूल को 3 सेंटीमीटर जैनी कैलिपर को सेट करके और स्टील रूल हटा दिया, तो वो दूरी 3 सेंटीमीटर सेट हो गई थी आपकी। हैं,
ये दूरी आपकी 3 सेंटीमीटर सेट हो गई थी, उसके बाद आप पैरेलल लाइन खींचोगे। तो ये चीज़ वहाँ कहना चाह रहा है। तो आप ये भी जानते हो कि ये तो अप्रत्यक्ष मापी औजार है मार्किंग का। तो अब इसमें लाइन अगर आपको खींचनी है तो वो तो आपको स्टील रूल से ही माप लेना पड़ेगा। हैं, आई समझ में? आगे चलते हैं। इसके लिए जेनी कैलिपर को आवश्यक माप के लिए स्टील रूल की सहायता से सेट कर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, सबसे पहले समायोज्य जेनी कैलिपर्स की समायोज्य नोक को सेट कर लेना चाहिए। अब आप ज़्यादातर काम करते हो एडजस्टेबल वाले से, इसलिए ये पॉइंट बोला गया है कि समायोज्य। अब पता चला कि किसी ने उसको खोल खाल के एक लंबा एक छोटा कर रखा था, हैं, और आपने वैसे ही उसको उठा के लगा दिया जॉब पे। तो पता चला कि आपका कार्यकारी वाला पॉइंट था वो तो लंबा था या छोटा था, और आपने मुड़ी हुई टांग को जॉब के सहारे लगा दिया और लाइन डिस्टर्ब हो गई आपकी। तो इससे पहले आप उसको चेक कर लो कि दोनों बराबर हैं कि नहीं, उतना सेट कर लो उसको स्क्रू की सहायता से कि वो मुड़ी हुई टांग के बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जेनी कैलिपर को आवश्यकता अनुसार माप पर सेट करने के लिए उसकी मुड़ी हुई टांग की नोक को स्टील रूल के किनारे से सटाकर दूसरी टांग के बिंदु को माप वाले निशान पर मिलाना चाहिए। ये बोलना चाह रहा पॉइंट आप समझ रहे हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मुड़ी हुई टांग को तो अपन ने स्टील रूल के किनारे पे सेट कर दिया। कैसे सेट कर दिया, आइए बताते हैं, थोड़ा सा फिर कोशिश करते हैं आपको। ये है स्टील रूल आपका स्टील रूल, ये आपका स्टील रूल है। ठीक है, इस पे आपका ये मेजरमेंट चल रहा है, यानी आपके ये निशान अंकित हैं। सपोज करिए तो आप मुड़ी हुई टांग को, तो ये कैसे बताएं आपको, ये देखिए ए, अब समझ लेना है ना, ये आपकी मुड़ी हुई टांग है यहाँ। ठीक है, ये आपकी मुड़ी हुई टांग है, तो इसको तो आप यहाँ टच कर दोगे, और आपका जो स्ट्रेट पॉइंट वाला टांग था उसको मान के चलो आपको यहाँ माप लेना है। तो ऐसा ही लाके आप सेट करोगे इसको, तो ऐसे ही लाके आप सेट करोगे इसको, हैं। सपोज करो ये 3, ये 2, ये 1, 4, 5 और डेढ़ ही चलता जाएगा, आगे ज़रूरत नहीं है हमें अभी सोचने का। तो ये वाली जो मुड़ी हुई टांग यहाँ अपने स्टील रूल पे किनारे पे सेट कर दिया, तो ये अब खसकेगी थोड़ी आगे पीछे, ये तो यहाँ अटक गई है इस पर। और इसको उठा के जब आप यहाँ रखोगे तो अगर ये छोटा होगा तो ये आपका कैलिपर क्या झुक जाएगा, लंबा होगा तो इधर झुक जाएगा। तो इसलिए बराबर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब बराबर है। और उतना ही यहाँ से उस नोक को खोल के इस स्क्रू की सहायता से, यहाँ जो स्क्रू लगाया मैंने आपको बताया था, इससे आप खोल के इसको घटा बढ़ा सकते हो, इसके अंदर जो टांग रहती है सीधी वाली। और उस ज़रूरत के हिसाब से इसका और इसका समायोजन करके और आप इसको उठा के और ऐसा मार्क कर सकते हो। तो आपके समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा था ये पॉइंट, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चौथा पॉइंट। रेखा खींचने के लिए जेनी कैलिपर की सीधी टांग को अंगूठा तथा मध्यमा है और अनामिका की रेखा खींचने के लिए जेनी कैलिपर की सीधी टांग को अंगूठा तथा मध्यमा और अनामिका उंगली के सहारे पकड़ना चाहिए तथा तर्जनी को उसकी मुड़ी हुई टांग पर सहारा देने के लिए रखना चाहिए। अब देखिए मैंने बता रखा चित्र में। अब देखिए आप जानते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये तो है अंगूठा, ये अंगूठा है, ये तर्जनी होती है, ये मध्यमा है, और अनामिका और रिंग फिंगर ये है, इसी को शायद अनामिका भी बोलते हैं। तो ये तो उसमें विधि बता रखी है। तो मैं सिर्फ आपको इतना से समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो कैलिपर को पकड़ेंगे वो, ये तो अंगूठा और ये मध्यमा आपका, और इन दोनों तीनों में से कोई सी भी उंगली आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो तर्जनी है ये आप मुड़ी हुई टांग को एडजस्ट करने के लिए पकड़ेंगे, ऐसे कि वो नहीं खसक जाए। जैसे चित्र में दिखा रखा है आपको, देखिए ये इस तरीके से है, यही बता रखा है, यही बता रखा है। इस कैलिपर को ऐसे रखेंगे ताकि ये उधर ना खसक जाए। तो आप इसको इस तरीके से सेट करके हल्का प्रेशर से पकड़ेंगे, और ये इस तरह से आप ये वाला पकड़ेंगे, इस वाली टांग को यूँ, और यहाँ पे आप इसको लगा के रखेंगे और यूँ खींचेंगे आप, हैं। तो ये विधि बता रखी, तो ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।
कि रेखा खींचने के लिए जेनी कैलिपर की सीधी टांग को अंगूठा तथा मध्यमा और अनामिका अंगुली के सहारे पकड़ना चाहिए तथा तर्जनी को उसकी मुड़ी हुई, तर्जनी ये उंगली होती है अपनी पहली वाली, है ना, ये पहली इन उंगलियों में से ये तर्जनी है आपकी, ये वाली ये तर्जनी कहलाती है, जो फिर बता रहा हूँ ये है ना, और ये मध्यमा ये अंगूठा, तो मुड़ी हुई टांग पर उसे सहारा देने के लिए रखना चाहिए। ये विधि है आपकी जेनी कैलिपर चलाने की, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए इसका प्रयोग वक्राकार कोरों के सहारे रेखा खींचने एवं आंतरिक कोरों के सहारे रेखा खींचने में भी किया जाता है। अब वक्राकार क्या होता है, जैसे मान के चलो आपका ये जॉब है, ये हो गया आपका वक्राकार, हो गया। तो सिंपल यहाँ आप मुड़ी हुई टांग को लगा दें ऐसे, और यहाँ आप उसको, ये सही रहता है ना जेनी कैलिपर। अब मैं समझा रहा हूँ, यहाँ बार बार चित्र तो ड्रॉ नहीं करूँगा मैं इतना जल्दी जल्दी, है ना। इसको आप यहाँ लगा के और आप ये सारे चलाएंगे तो क्या यहाँ आपके सारे लाइन इस तरह से नहीं बनेगी, क्या बनेगी इस पॉइंट के द्वारा। तो ये वक्राकार जगह पे भी काम आएगा आपके, है ना, समांतर रेखा खींचने के, ये कहना चाह रहा है ये। छठा पॉइंट आपका है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ध्यान से देखिए। इसका प्रयोग गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं, गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए भी जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। गोल छड़ हैं, जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए। इसको लगभग गोल जॉब पृष्ठ के आधे माप से थोड़ा अधिक के बराबर सेट किया जाता है, हैं। इसके पश्चात कैलिपर के मुड़े हुए बिंदु को छड़ की सतह से सटाकर सीधे नुकीले भाग या टांग द्वारा छड़ के सिरे पर चाप खींचा जाता है। ये कार्य आमने सामने तथा चारों दिशाओं की तरफ से किया जाता है। तत्पश्चात 4 क्रॉस बिंदु यानी कटान बिंदु प्राप्त होते हैं, जिन्हें सीधी रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। जहां हमें क्रॉस बिंदु प्राप्त होता है वही इस गोल छड़ को जॉब का केंद्र होगा। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि ये तो माना आपका, देखिए ये आपका मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए हम, ये आपका कोई आपका गोल छड़ है, ऐसा ही होता है ना। अगर आप किसी ठोस लोहे को काटोगे जो छड़ के रूप में होगा, पाइप तो खोखला होगा ये, तो उसका तो आप केंद्र बिंदु ज्ञात ही नहीं करना है अपन को, है ना, हवा में बनेगा वो तो फिर बीच में कोई ठोस सतह है, जैसे ये आपकी है, ये कोई ठोस सतह है, मैं ऐसे करता हूँ इसको, ये कोई ठोस सतह है आपकी, ये पाइप है ठोस पाइप है, ये कैसा पाइप है, ये ठोस पाइप है मान के चलो, हैं ये, और ये भी आपकी सतह ठोस है ये, ठीक है। ये अब आपको लग रहा होगा ठोस टाइप में, है ना, ये शेडिंग मारने के बाद। तो इसका केंद्र बिंदु निकालना, आपका सेंटर निकालना इसका, तो कैसे निकालोगे आप, क्या कहा है आपको, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना भैया, सेंटर निकालना बता रहा हूँ। इसको लगभग गोल जो पृष्ठ के आधी माप से थोड़ा ज़्यादा, अब आपको इतना तो समझ में आ रहा ना कि यहाँ से लगभग आधा इतना होगा, ये इतना तो देखने से पता चल जाता है। तो इसको आधे से थोड़ा ज़्यादा खोलते हैं हम, किसको, जेनी कैलिपर को, और उसकी मुड़ी हुई टांग को यहाँ रखते हैं हम, सपोज करो यहाँ है, सपोज करो ये जेनी कैलिपर है आपका, है, और आपने मुड़ी टांग को यहाँ रखा और आधे से थोड़ा ज़्यादा खोल करके, ध्यान से देखना, अब मैं इसको डॉटेड बनाऊँगा, है ना, इस तरीके से नहीं बनाऊँगा, नहीं तो फिर आपको सेंटर कैसे बताऊँगा मैं। ये दूसरी टांग है, सपोज करो आपने यहाँ, ये आधे से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आपने एक चाप सपोज करो यहाँ काटा ऐसे, हैं, एक चाप आपने यहाँ काटा, फिर यहाँ रख के, फिर इसके सामने, आमने सामने बोला मैंने, इसके इसी नोक को ही यहाँ ले आते हो आप, यहाँ रख के इस वाले सिरे से आप एक चाप फिर आधे से थोड़ा ज़्यादा खोल के ऐसे काट देते हो। ध्यान देखना है, ध्यान से देखो। अब ये आमने सामने का 2 दिशाओं में हो गया, मान ले ये आपका पूरब हो गया, मान के चलो ये सूर्य देव उग रहे इधर, ये पूरब हो गया यानी ईस्ट हो गया,
और ये आपका वेस्ट हो गया। आपने दो तरफ से कर लिया। अब इसके बाईं तरफ होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ। समझाने के लिए ये ड्रामा कर रहा हूँ सारा मैं आपके सामने, है ना, क्योंकि इतना समझाता नहीं है कोई, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको कि फिर आप है ना इसी को देख के जाके वहाँ निकाल दोगे सेंटर। फिर आप इसी मुड़े हुए भाग को उठा के यहाँ रखोगे और आधे से ज़्यादा जितना ये खुले हुए हैं, अब डिस्टर्ब मत करना आप इनको, नहीं तो हर बार आप आधे से ज़्यादा खोलने लग जाओ। ये गोल है, जितना आपने यहाँ से रख के यहाँ खोला था, एक चाप काटा, वो उसी को स्थिर रखते हुए यहाँ से आपको फिर एक चाप काट देना। फिर उतने को ही स्थिर रखते हुए यहाँ लगाना है आपको मुड़ी हुई टांग को, और स्ट्रेट जो बिंदु है उससे आप चाप काटोगे तो ये ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे। और फिर यहाँ रख के काटोगे तो ये ऐसे कट जाएगा। आप नाप के करोगे ना तो बराबर आएगा। ये मैं तो अंदाजे से आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ कटान बिंदु आ गया, देखो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। इन सबको आपस में मिला दो। देखो ये आमने सामने है, ये और ये, तो आप इसको मिलाओगे, कैसे मिलाओगे, ये ऐसे मिलेगा। अब मैं काले पेन का यूज़ करता हूँ, ये ऐसे मिलेगा, ऐसे, और इसको मिलाओगे आप तो ये ऐसे मिलेगा इससे, और जो ये पॉइंट प्राप्त होगा आपको, यही इसका क्या होगा, केंद्र बिंदु। तो इस तरह से आपको सेंटर ज्ञात करना है किसी गोल पृष्ठ का। आया समझ में? तो ये मैंने आपको विधि इतनी समझा दी है, इस तरीके से केंद्र बिंदु आपको प्राप्त होगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ मेथड के तौर पर भी लिख दिया है, और आप इस वीडियो को अच्छे से 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा आपको। फिर मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए भी जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। इसको लगभग गोल जो पृष्ठ, ये पूरा पृष्ठ के आधे माप से थोड़ा अधिक के बराबर सेट किया जाता है। इसके पश्चात कैलिपर्स के मुड़े हुए बिंदु को छड़ की सतह से सटाकर सीधे नुकीले भाग या टांग द्वारा छड़ के सिरे पर चाप खींचा जाता है। ये कार्य आमने सामने तथा चारों दिशाओं की तरफ से किया जाता है। तत्पश्चात हमें क्रॉस बिंदु प्राप्त होता है। क्रॉस बिंदु प्राप्त होता है, ये 4 है ना, मैं ये लिख दूँगा यहाँ पे। तत्पश्चात 4, हाँ लिखा हुआ है ना मैंने, ये लिखा हुआ है। 4 क्रॉस कटान बिंदु प्राप्त होता है, जिन्हें सीधी रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। जहाँ हमें क्रॉस बिंदु प्राप्त होता है, जहाँ हमें क्रॉस बिंदु, जहाँ हमें नया मध्य में, है ना, इसको जोड़ लेना बस। ये सब मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ आप लोगों के लिए लैंग्वेज, है ना, ताकि समझ में आए। जहाँ हमें नया मध्य में क्रॉस बिंदु प्राप्त होता है, वहीं इस गोल छड़ यानी जॉब का केंद्र होगा, जिसे हम सेंटर, जॉब का सेंटर कहेंगे। ठीक, इस तरह से आप सेंटर याद करोगे। हो गया? आगे चलिए, ये हो गया आपका ख़त्म यहाँ पे जेनी कैलिपर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सरफेस प्लेट। ठीक है, ये हम कल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ इसमें। सरफेस प्लेट आप जानते हो क्या होता है? ये भी एक मार्किंग टूल है, जिस पे आप जॉब को रखते हो, मार्किंग करते हो। इसी की सहायता से आप ट्राई स्कोर का 90 डिग्री भी चेक करते हो साइड में लगा के, पहले ही बता गाँव में, है ना। तो हम इसकी चर्चा कल भी करेंगे, लेकिन आज थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूँ। ये प्रायः वर्गाकार या आयताकारी बनी होती है। आयताकार आकार की बनी होती है ना। ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो जाता है, हाथ से तैयार करते हैं लिख के, तो इसलिए थोड़ा आप इसको कोऑपरेट कर लेना है। ये प्रायः वर्गाकार या आयताकार आकार की बनी होती है। ये प्रायः 50 × 50 यानी 50 इंटू लंबाई और 50 इंटू इसकी विड्थ यानी चौड़ाई सेंटीमीटर, और मोटाई जो इसकी थिकनेस है वो 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर, या एक तो ये साइज़ मिलेगी आपकी 50 × 50 में लंबाई चौड़ाई, या 100 × 100 सेमी, या इसकी लंबाई 100 रहेगी और चौड़ाई भी 100 रहेगी। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जस्ट इसके डबल, और मोटाई भी इसकी बढ़ जाएगी, 5 से 7.5 सेमी हो जाएगी। 7.5 वाले माप में बना होता है, ये इस माप में बना होता है आपका सरफेस प्लेट। इसके अतिरिक्त 15 × 10 सेमी से 100 × 75 सेमी तक तथा इससे बड़े भी साइज की, यानी इसके अलावा, ऊपर वाले के अलावा 15 × 10 सेमी यानी छोटा हो गया बहुत, हैं, छोटे छोटे भी होते हैं साइज में, और 100 × 75 सेमी तथा इससे भी बड़े साइज़ के,
यानी ये साइज़ बड़ा हो गया, तो इससे भी बड़े साइज़ के, इससे भी बड़े साइज़ के सरफेस प्लेट बनाई जाती है। हैं, आवश्यकता के अनुसार रहेगा वो तो, है ना, कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ती है। और अब क्या होता है, ये इस आकार में सरफेस प्लेटें बनाई जाती है। अब पदार्थ के अनुसार सरफेस प्लेट, पदार्थ के अनुसार यानी कास्ट आयरन की है कि माइल्ड स्टील की है, काई की है, जिस भी तरह की बनती हैं सरफेस प्लेटें निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे ढलवा लोहे की सरफेस प्लेट, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, जो कास्ट आयरन से बनती है। उसका चित्र मैंने आपको हाथ से बनाकर इधर ड्रॉ कर दिया कि आप समझ पाओगे। तो ये ऐसा सरफेस प्लेट होता है, आपने देखा भी होगा, हैं। इधर आप ट्राई स्क्वायर को लगाते हो ऐसे करके, ऐसे रहता है ट्राई स्क्वायर, या चेक करते हो कि वो बराबर है कि नहीं है ना। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को रखे, आप जॉब को रखे मार्किंग वगैरह भी करते हो। तो इस प्रकार की होती है आपकी सरफेस प्लेट की बनावट। ये 2 नर्लिंग किए हुए हैंडल लगे होते हैं, इनको पकड़ के आप आसानी से उठा सकते हो। किसी किसी सरफेस प्लेट में हैंडल नहीं लगाते हैं, बहुत से ITI में इधर पकड़ने के लिए किनारे निकले होते हैं। ये ऊपर का किनारा थोड़ा बाहर बाहर सा रहता है, तो आप यहाँ से पकड़ के उठा लेते हो। नहीं तो मोस्टली सरफेस प्लेट ऐसा होना चाहिए, हैं। आई थिंक दैट कि आप इसको ईजिली उठा सकते हो, रख सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से इस टॉपिक पे चर्चा हम कल करेंगे। आज की वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। और आपके अगर कोई भी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ तो मैं इससे रिलेटेड ही बात करूँगा। अगर आप भी पढ़ रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार किसी और टॉपिक और समझ में नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, और आप जानते हो कि अकेला चना कभी भांड नहीं फोड़ सकता, इसलिए मेरे अकेले के प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि जिस शिद्दत से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसी शिद्दत से आप लोग भी इस परिवार को, इस चैनल के परिवार को बढ़ाने की कोशिश करें। और अपने भाइयों को जो दूर दराज गाँव में हैं और जो कोचिंग वगैरह करने में असमर्थ हैं, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, मटेरियल की शॉर्टेज है, तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को आप वहाँ तक सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए पहुँचाएँ। और अगर आपको इस चैनल से कुछ और भी होप है, उम्मीद है, आशा है, आपको लगता है कि यहाँ पे आपको समझाने का, बेटर थ्योरी देने का, कंटेंट्स देने का काम किया जा रहा है, तो अपने सुझाव भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे फिटर सेक्शन, जिस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी न रहे, इसलिए आप इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हैं। और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करें, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज तक की वीडियो में यहीं तक। आगे मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे आपके लिए, इसके आगे का चैप्टर जो भी टॉपिक रहेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।